तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि एक वीडियो मैंने डाला था कि सर नर्सिंग ए टू जेड कंप्लीट सीरीज के अंदर हमें जो है वो अल्फाबेटिक के अंदर सबसे पहले ए आता है। और आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है कि सर हम तो रेडी हैं। तो दोस्तों यदि तुम लोग रेडी हो तो मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए रेडी हूं। याद रखिएगा ये ए टू जेड सीरीज आपके यहाँ पर अपलोड होगी और ये डेली जो है वो चलने वाली सीरीज होगी, जहां पर आप नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं छाट कर लेकर आया हूं। आरआरबी, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और सीएचओ, तमाम जितनी भी एग्जाम होती है उनके अंदर ये ए टू जेड सीरीज आप सभी लोगों के लिए काम आने वाली है। तो क्या सभी लोग तैयार है? आज हम पढ़ने वाले हैं ए फॉर द एनाफाइलेक्सिस, है ना। फिर कल पढ़ेंगे बी फॉर द, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो ए फॉर द एनाफाइलेक्सिस की बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है एनाफाइलेक्सिस? तुम सभी लोगों को पता होगा कि एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है सीवियरली, सीवियर का मतलब खतरनाक, रैपिड ऑनसेट लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की जब भी बात होती है तो यही बोला जाता है कि सर ये बहुत घातक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जब आप यहां पर टाइप फर्स्ट की आईजीई मीडिएटेड जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो ये एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करती है, मतलब ब्रोंकोस्पाज्म करती है, ठीक है, और सर्कुलेटरी कोलैप्स करती है, मतलब शॉक को पैदा करती है। अभी हर एक चीज ए फॉर द एनाफाइलेक्सिस को हम खत्म करने वाले हैं। तो की फीचर क्या होगा इसका? यदि एनाफाइलेक्सिस के अंदर आपने बोला कि सर सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तुम्हें सांस नहीं आएगी, जिसके अंदर भी रिएक्शन होगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, ये रहा ब्रोंकोस्पाज्म, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा, जाना चाहिए था ब्लड सप्लाई लेकिन नहीं पहुंच पाई, पेशेंट शॉक की कंडीशन के अंदर चला जाएगा। और हमारे बॉडी के ऊपर मल्टीपल जो है वो रेसेज आपको देखने को मिलते हैं। ये की फीचर है। बोलते हैं कि एनाफाइलेक्सिस एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है, जहां पर इमीडिएट रिकॉग्निशन और हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे ही आपको पता चला कि हाँ रिएक्शन हो गई है, तुरंत आपको मेडिकली जो है वो इमरजेंसी के तौर पर ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे कॉमन कोज क्या क्या हो सकता है? कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को कोज करती है, लाइक द पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन और एंजेड। आपको मधुमक्खी ने बाइट कर लिया, मधुमक्खी को बाइट करने के बाद में आपके टाइफस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई बी या वेस्ट से। फूड, आपने पीनट्स खा लिया, ट्री नट्स खा लिया, सेल्फिश मिल्क, एग खा लिया, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैं ब्लड चढ़ा रहा था, गलती से रिएक्शन हो गई। सर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आप सभी लोग जानते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि आपको सीटी स्कैन करवानी है तो डाई इंजेक्ट हम करते हैं, तो उसके दौरान वो डाई हमारे लिए क्या हो सकती है? एनाफाइलेक्सिस का काम कर सकती है, ठीक है। और लेटेक्स, बहुत सारे लोगों को रबड़ से एलर्जी है, लाइक मुझे, मैं जब भी ग्लव्स पहनता हूं तो मुझे एलर्जी है, तो इसलिए मैं मेरे पर्सनल जो है वो लेटेक्स फ्री जहां पर जो है मैं ग्लव्स यूज में लेता हूं। तो ये कॉमन कोज होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है विद द रेशनल, मैं आपको बताऊंगा। तुम्हें पता है कि कोई भी एलर्जन होगा वो एक्सपोजर के अंदर आएगा, चाहे वो तुम नट्स खा रहे थे, या मधुमक्खी ने बाइट कर लिया, या तुमने कोई दवाई तुम ले रहे थे, इन किसी भी कंडीशन को मैं पकड़ूंगा और यदि यहां से चलता हूं तो आईजीई एंटीबॉडीज बनती है, जहां पर सबसे ज्यादा मास्ट सेल या बेसोफिल रिलीज करती है मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को। मास्ट सेल बेसोफिल एक्टिवेशन होगा तो मेरी सेल के अंदर क्या होना ला जाएगा? क्रॉस लिंकिंग होगी और मैसिवली रिलीज होता है केमिकल मीडिएटर्स, लाइक द हिस्टामिन तुमने पढ़ा होगा, ल्यूकोट्राइंस तुमने जो है वो पढ़ा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिस तुमने पढ़ा होगा। तो जब मास्ट सेल जब टूटेगी तो बेसिकली केमिकल मीडिएटर क्या बनाएगी? याद रखना, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कब होगा? जब ये एलर्जन से तुम एक्सपोजर के अंदर आओगे। यही होती है बेटा जी पैथोफिजियोलॉजी। देन बात करते हैं कि वैसोडाइलेशन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन होगा, बीपी जो है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये मैं आपको जो है वो कारण बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा परमिबिलिटी होगी तो सर ब्लड वॉल्यूम जो है, फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा,
ओडिमा की कंडीशन होगी तो फ्लूइड लीक करना स्टार्ट कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। विजिंग और डिसअपनिया साउंड आपको सुनाई देता है। नैरोविंग जब हो जाती है ब्रोंकाई, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आ पाता है, विजिंग साउंड आपको सुनाई देता है। म्यूकोजल एडिमा क्यों हुआ? आईजीई एंटीबॉडी म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, स्वेलिंग हो जाती है, म्यूकोजा हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंक्रीज म्यूकस सीक्रेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जाएगा, वो कंडीशन आपको, ये सभी कोजेज है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं कि इन इन वजह से ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है। एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन की जब भी बात आएगी तब यहां पर रिजल्ट के तौर पर जब मैं देखता हूं तो दोस्तों एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना, ब्रोंकोस्पाज्म होना, सर्कुलेटरी कोलैप्स होना, ये तीनों की तीनों कंडीशन जो होती है दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इसलिए हमारे लिए इसकी जान बचाना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। चलेगा, अब साइन एंड सिम्टम को रिमेंबर करने के लिए मैं ट्रिक्स से पढ़ाऊंगा। देखो ये सीरीज जो है ना, ये बहुत प्यारी सीरीज है, जितना तुम इसके ऊपर प्यार लुटाओगे उतना ही मैं तुम्हें कंटेंट देता रहूंगा। इसको ट्रिक से याद रखना, ए बी सी। ए का मतलब एयरवे, कि सर होर्सनेस ऑफ द वॉइस देखने को मिलती है, सर टंग सूज जाती है, लिप स्वेलिंग हो जाती है, थ्रोट के अंदर टाइटनेस आ जाती है, सर डिस्फेजिया, खाना खाने में प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्राइडर साउंड हमें सुनाई देता है। क्लिनिकली जब मैं देखता हूं तो ये सभी चीजें मुझे देखने को मिलती है ए फॉर द एयरवे के तौर पर। जहां पर रेशनल क्या होगा, हिस्टामिन कोज करता है अपर एयरवे को ओडिमा के अंदर और रैपिडली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा एयरवे। तो ए फॉर द एयरवे आपको याद रखना है। साइन एंड सिम्टम बी की बात करता हूं, बी फॉर द ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, विजिंग साउंड, टेकिपनिया, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, साइनोसिस, इट इज द लेट साइन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लेट साइन क्या होता है। लेट साइन होता है साइनोसिस और रेस्पिरेटरी अरेस्ट सीवियर के अंदर। क्यों? क्योंकि बी फॉर द ब्रीथिंग, ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, एयरवे के अंदर ओडिमा हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। तो ये कंडीशन क्लिनिकली ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर हमें देखने को मिलती है। सी फॉर द सर्कुलेशन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शॉक की कंडीशन में जाता है कि हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी क्या हो जाती, कम हो जाती। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स वैसोडाइलेशन आपको देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाती, वीक पल्स हो जाती है, डीजीनेस, सिनकोप, और सिनकोप का मतलब जो है बेहोश होकर गिर जाओगे, शॉक की कंडीशन में चले जाओगे। रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, वैसोडाइलेशन, लीक होगा, ओडिमा होगा, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हाइपोटेंशन, शॉक की कंडीशन में पेशेंट चला जाएगा। तो यहां पर स्किन के अंदर मैनिफेस्टेशन आते हैं, अर्टिकेरिया, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, इचिंग होती है, फ्लेसिंग मतलब रेडनेस हो जाता है पूरा शरीर, और एंजियोओडिमा मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो रैपिडली रिकॉग्निशन सर्कुलेटरी क्रूशियल जो है वो शॉक और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को बताता है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करता है, वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्किन के चेंजेस भी आते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बहुत ही शानदार। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर जीआईटी के क्या सिम्टम है? नोजिया की कंडीशन होती है, वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है। और जीआईटी के अंदर मसल्स के अंदर ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आता है, हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होगा, जीआई स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होता है, तो क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं। और जीआई सिम्टम के अंदर आपको ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्यारे तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दूंगा एनाफाइलेक्सिस के अंदर। अब सर इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या करूं? करने के तौर पर आपको कुछ ही नहीं, सबसे पहले कॉल फॉर द हेल्प करना है, इमरजेंसी के अंदर रेस्पॉन्स करना है, मतलब अलार्म एक्टिवेट, और एक्सपोजर जो एलर्जन हुआ है उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड स्टेप, पोजीशन पेशेंट, पेशेंट को तुरंत सुपाइन पोजीशन के अंदर लेग को एलिवेट कर देना। अच्छा, क्यों करना है? क्योंकि शॉक की कंडीशन में है, वॉमिटिंग है, अनकॉन्शियस है, तो रिकवरी पोजीशन मतलब साइड के अंदर लेटरल पोजीशन लेटा देना है। प्रेग्नेंट पेशेंट है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर रखना है। याद रखिएगा, मैंने विद द आपको डायग्रामेटिक समझाया है, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पर आप स्टेप थर्ड के अंदर दोस्तों एडीआर का इंजेक्शन लगाते हैं, 0.5 mg IM, जिसके अंदर 1 mg पर ml होता है, 1 जो है वो 1000 सॉल्यूशन के अंदर इंजेक्शन मिड एंटीरियो लेटरल थाई, जिसे तुम वास्टस लेटरली साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्टस लेटरलिस। और रिपीट करते हैं एवरी 5 to 15 मिनट के अंदर। याद रखिएगा, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम क्या होता है? एडीआर। जहां पर बच्चों के अंदर 0.01 mg पर किलोग्राम IM रूट से चला जाएगा,
मैक्सिमम 0.3 mg, जिसके अंदर 0.5 mg एडोलोसेंट के अंदर जाता है मैक्सिमम, बच्चों के अंदर कम जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 1 ml जब मैंने एडीआर यदि लिया है तो 9 ml में एनएस इसके अंदर फिल करता हूं, तो 10,000 का रेशियो बच्चों के अंदर जाता है। फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, जल्दी से ये क्या करता है, रिकवरी करता है, और कहां कहां पर तो सबक्यूटेनियस रूट से भी आप लगाते हैं। तो IM एड्रेनालिन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इन द एनाफाइलेक्सिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये की पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? तो सेफर जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी होता है, लेकिन आईएम सबसे बेस्ट होता है जब हम यहां पर लगाते हैं। एपिनेफ्रिन क्या काम करता है? अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, तीन तरीके के रिसेप्टार होते हैं। अल्फा 1 क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो तुम्हारा बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जो आपकी बॉडी के अंदर ओडिमा की कंडीशन थी अपने आप कम हो जाएगी। सर बीटा 1 ये क्या कर देता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। बीटा बीटा 2 रिसेप्टार के ऊपर ब्रोंको डायलेशन करता है। देखो एनाफाइलेक्सिस के अंदर ब्रोंको स्पाज्म आया था, ये डायलेशन करता है, और आपकी बॉडी के अंदर यदि डायलेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा एयरवे एक्सचेंज होगा। तो सर एपिनेफ्रिन या एडीआर एक्ट करता है अल्फा 1 के ऊपर, बीटा 1 के ऊपर, बीटा 2 रिसेप्टार के ऊपर, और लाइफ थ्रेटनिंग जो इफेक्ट्स आते हैं एनाफाइलेक्सिस के, वो अपने आप जो है वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? कम आपको देखने को मिलते हैं। एयरवे मैनेजमेंट, हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है 10 से 15 लीटर के ऊपर। पेशेंट को इंटुबेशन की आवश्यकता पड़ सकती है यदि एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। देन क्रिकोथाई या ट्रेकियोस्टोमी भी आप जो है वो कर सकते हैं, तो ये डिलीवर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से बचाना है। ट्रेकियोस्टोमी भी हम यहाँ पर, या एंडोट्रेकियल ट्यूब भी हम डालते हैं, ताकि एयरवे ऑक्सीजन जो है वो जरूर जो है वो पहुंचनी चाहिए एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के, याद रखना। आईवी एक्सिस के ऊपर याद रखना, 2 लार्ज बोर आईवी कैनुलाज आपको लगाने हैं, 0.9% एनएच, 0.9% एनएच। नॉर्मल सेलाइन आप जो है वो इन्फ्यूजन करते हैं। एडल्ट्स के अंदर 1 से 2 लीटर रैपिडली आप डाल सकते हैं, बच्चों के अंदर उसके वजन के अकॉर्डिंग 20 ml पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग। और रिप्लेस करना है, क्यों करना है? क्योंकि हाइपोटेंशन है, ऊपर से कैपिलरी लीक कर रही है, ओडिमा की कंडीशन है, तो आपकी बॉडी के अंदर हमें वापस से फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना जरूरी होगा। तो गोल हमारा क्या है? रैपिडली फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है, रिस्टोर करना है, ताकि ब्लड प्रेशर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। क्लियर है? याद रखिएगा, आपके सामने है सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा। आगे चलते हैं कि सर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की यदि मैं बात करता हूं, जिसे क्लोरमफेनिकोल या क्लोरफेनिरामाइन या डाइफेनिलहाइड्रामाइन, तुमने जो है वो जो है एविल पढ़ा होगा। तो बेसिकली आप एविल क्यों देते हैं? ताकि इचिंग या अर्टिक एरिया की कंडीशन है तो वो ठीक हो जाए। कोर्टिकोस्टेरॉइड हाइड्रोकोर्टिजोन हम देते हैं, या मेथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ताकि प्रोलोंग जो है वो डिलेड ऑनसेट हो उसका। नेबुलाइजेशन ब्रोंकोस्पाज्म के लिए साल्ब्यूटामोल आप देते हैं, ताकि ब्रोंकोस्पाज्म से ठीक कर सकूं। और ग्लूकागोन इंजेक्शन तुम लगाते हो इनएडिक्वेट, ताकि यहां पर कार्डिक फंक्शन जो है वो सही तरीके से काम करे। तो ये इंजेक्शन जो है वो हम लगाते हैं जनरली, ये किसके लिए लगाते हैं? ये एडजुएंट है, ठीक है ना? तुमने देखा होगा कि जब भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है तो एविल और हाइड्रोकोट का इंजेक्शन बोल देता है, आईविल जो है वो डेक्सोना या आईवी लगा दो तुरंत। क्यों? क्योंकि ये सब सिम्टम्स को कम करने का काम करती है। ये सब आप सभी लोगों को याद रखना है। देन मॉनिटरिंग क्या करनी है? ईसीजी की मॉनिटरिंग करनी है, बीपी का ध्यान रखना है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, एसपीओ2, यूरिन आउटपुट, और ऑब्जर्व करना है 4 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि दोबारा भी एनाफाइलेक्सिस जो है वो रिएक्शन हो सकती है। मॉनिटर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मॉनिटर के अंदर सारी चीजें अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उस कॉम्प्लिकेशन से हम क्या कर सकते हैं? पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के बारे में। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एबीसी वो मैंने बता दिया, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन की इमीडिएटली। एड्रिनरी विदाउट डिले देना है, एयरवे ऑक्सीजनेशन देना है, वाइटल साइन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, प्रिपेयर इमरजेंसी इक्विपमेंट, ट्रिगर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स एंड टाइमिंग, एजुकेट करना है पेशेंट को, कैरी करना है, ऑटो इंजेक्टर प्रेस्क्राइब। टाइमली असेसमेंट करते ही तुम्हारा एक ही गोल होता है कि हमें उसे बचाना है। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या निकल कर यहां पर आई है? फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? आईएम एपिनेफ्रिन। रूट कौन सा होता है? आईएम। मिड एंटीरियो लेटरल थाई, जिसे वास्टस लेटरलिस बोलते हैं। कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 mg पर ml, मतलब 1:1000। रिपीट कब करेंगे? 5 से 15 मिनट जब नीड होती है। एंटीस्टामिन और स्टेरॉइड एडजुएंट देंगे, नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। याद रखना, एविल, डेक्सोना, हाइड्रोकोट ये फर्स्ट लाइन नहीं है। फर्स्ट लाइन कौन सा है? एपिनेफ्रिन, जिसे एडीआर बोलते हैं।
नॉट डिले एपिनेफ्रिन वेटिंग आईवी एक्सिस, ठीक है ना, आप आईवी के चक्कर के अंदर वेट नहीं करना है। और मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिफ्रैक्टरी शॉक होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्लियर है, ये आप सभी लोगों को याद रखना। तो यदि मैं एनाफाइलेक्सिस को यदि मैं इसी के नाम से याद रखूं तो क्या क्या न्यूमोनिक हो सकता है, ये फाइनल समराइज है दोस्तों, ठीक है। डेली आपको ए फॉर द अल्फा से हमने एनाफाइलेक्सिस से स्टार्ट किया है, और कल हम बीटा बी के बारे में पढ़ेंगे, और बी के अंदर क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। तो एनाफाइलेक्सिस का मतलब एयरवे के अंदर स्वेलिंग, एन का मतलब निमुलाइजर ब्रोंकोडाइलेटर क्योंकि वी साउंड आता है, एडीआर आप लगाते, पी फॉर द पोजीशन करेंगे पेशेंट को शॉक की कंडीशन में है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वाई फॉर द आईवी लाइन फ्लूइड्स अंदर देंगे, एल फॉर द लुक ट्रिगर और रिमूव इट, आपको मधुमक्खी ने खाया तो आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे, एंटीस्टामिनिक एडजुएंट आप देंगे, एक्स का मतलब एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स आप देंगे, आई फॉर द इंटेंसिव मॉनिटरिंग, एस फॉर द शिफ्ट फॉर ऑब्जर्वेशन या बाइफेजिक रिएक्शन। ये आपकी जो है वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के अंदर, एनाफाइलेक्सिस को न्यूमोनिक से भी आप याद रख सकते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। क्लियर है, याद रखिएगा। ये इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोगों को शताब्दी 2.0 बैच याद रखिएगा, नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, शताब्दी 2.0 बैच, जो आपका 21 अगस्त से हो रहा है, जहां पर दो तरीके के बैच है, बेसिक और एडवांस। देखिएगा, तैयारी यदि करनी है तो एक ही बार मन लगाकर कर लीजिएगा, जहां पर डेली आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझा दिया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। विजडम नर्सिंग क्लासेज का टेलीग्राम के अंदर आप जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल के अंदर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम के अंदर जुड़ जाइए, वहां पर सभी का इस जो है पीडीएफ का लिंक आपको दे दिया जाएगा। दो बैच है, बेसिक और एडवांस। एडवांस जो है वो 1999 का है और 1599 का बेसिक है। बेसिक्स के अंदर कुछ चीजें लिमिटेड है, लेकिन एडवांस के अंदर हर एक चीज अनलिमिटेड है, जहां पर डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जो आपका पर्सनलाइज वीक एरिया उसके ऊपर हम फुल मॉक लैंड टेस्ट ज्यादा है, और कोर्स की वैलिडिटी भी ज्यादा है एडवांस के अंदर। विजडम नर्सिंग क्लासेज की एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप ये जो ए टू जेड सीरीज है दोस्तों, ये पूरी जेड पर खत्म करूंगा, याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली आप सभी लोगों के लिए विजय भव सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जो डेली सुबह कितनी बजे होती है, 9 बजे, जहां पर आप सभी लोग हर एक तरीके की तैयारी करते हैं, नॉट सेट 11, आरआरबी, स्टाफ नर्स और सीएचओ, जिसकी भी तैयारी करोगे आपको जो है इस क्लास के माध्यम से आप करने वाले हैं। तो आई फॉर, अरे बोलो, ए फॉर द एनाफाइलेक्सिस, ये क्लियर हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे बी4। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो ए टू जेड सीरीज के अंदर। बाय बाय दोस्तों, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि आपका वैल्यूएबल कमेंट आएगा तभी मैं इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू लेकर चलूंगा। तो मैं वेट करूंगा आप सभी लोगों का। बाय बाय दोस्तों।